तो दोस्तों यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये आया है भाग 3, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और हम सोने के बाद में जब जागे अपनी दिनचर्या पूरी करी और हम निकलने वाले थे। और इसके बाद हमारे साहू सर ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया था उसी तरह से अब हमें विदाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, में तिलक वगैरह लगाया गया और आगे पुनः आने के लिए हमें बोला गया। अब दोस्तों ऐसा है कि विदाई चाहे दुल्हन की हो या मेहमानों की, बुरा तो लगता है। जहाँ अपने होते हैं वहाँ तो घर पर मम्मी पापा भाई मामा इन सब ने विदाई दी। उसके साथ ही गांव के कुछ लोगों से मन जुड़ गया था, तो गांव वालों ने भी विदाई दी। भैया का गांव भी एकदम मतलब कि जो मड़खड़ा टप्पा था, आदर्श ग्राम की तरह बिल्कुल सड़कें थी गांव के अंदर। और दोस्तों गांव की इन गलियों से होते हुए हम मेन रास्ते की ओर जा रहे थे। सभी साथी लोगों का मानना था कि हमने जो रात्रि विश्राम किया वह जो डिसीजन रहा वो बहुत ही सही रहा। दिन भर जो हमने यात्रा की थी उसकी जो थकान थी वो भी दूर हो गई। काफ़ी दिनों के बाद में ये सब प्रतिक्रिया करना हमें भी बहुत अच्छा लगा। जो गांव का वातावरण था बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे सूरज दादा भी हमारे साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगे थे। खैर प्राकृतिक नज़ारे में इनका आना भी एक चार चांद लग गया था हमारी यात्रा के दौरान। जी हाँ आप देख रहे हैं दोस्तों। और हम जिस रास्ते से चल रहे हैं ये सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच से होता हुआ रास्ता है। मैं तुमको थोड़ा सा विवरण बता दूं सतपुड़ा के जंगल के बारे में। वैसे तो एक कविता लिखी गई है सतपुड़ा के घने जंगल। जी हाँ दोस्तों, एक महान कविकार है भवानी प्रसाद मिश्र जिन्होंने यह कविता लिखी थी। उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से उस कविता में पूरा सारांश बता दिया है कि कैसा सतपुड़ा के घने जंगल है। और थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है वो नहीं बता पाए होंगे, लेकिन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे हम सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच में राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व में इसका छोटा रूप नागपुर पठार था। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत के रूप में है जो खास तौर पर ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट के पत्थरों का निर्माण करती है। और रास्ते में चलते चलते हमें जीवनदायिनी माँ नर्मदा के दर्शन हुए। हम लोगों ने फिर स्नान करने का तय किया। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से माँ नर्मदा में स्नान किया। माँ नर्मदा के तट पर पुजारी जी के द्वारा हमें तिलक वगैरह लगाया गया और हमारी यात्रा की कामना की गई। श्री विनोद कुमार पांडे साहब जो कि हमारे साथ में थे, पंडित जिन्होंने तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और हम आगे की ओर जा रहे हैं। इसी के चलते हमने रास्ते में देखा कि आम के बड़े बड़े वृक्ष, अब ये पता नहीं चला कि शासन के द्वारा लगाए गए हैं या व्यक्तिगत खेत वालों ने लगाए हैं। आम किसी को हमको खाने से मतलब है। और हम पहुंच गए हैं पीपरिया। हमने हाथ के बने हुए टोपले टोकनियाँ इन सब चीज़ों को देखा और हमें मिल गए ध्रुव कुमार मीणा साहब। जी हाँ दोस्तों, इन साथी का हम भी इंतजार कर रहे थे। अब हम आगे की ओर चले गए। सतपुड़ा के घने जंगलों से होते हुए हम जा रहे थे कि रास्ते में हमें तरबूज, बिल्कुल ताज़े तरबूज, जी हाँ वहीं पे पक रहे थे, तो तरबूज का हमने लुत्फ़। तरबूज और ककड़ी खाने के बाद में हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। जो लोग इस मार्ग से पहले गुजरे हुए हैं वो पहचान गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साइड बहुत ही गहरी गहरी खाई है और बड़े बड़े वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता ही देता हूँ कि हम पहुँच गए पचमढ़ी। हाँ दोस्तों, पचमढ़ी मतलब इसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं दोस्तों। और यह मध्य प्रदेश की राजधानी की भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने गाइड किया, गाइड ने हमको बताया कि अशोका फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जो कि आप देख रहे हैं सामने। गाइड करने से थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमको जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ की जानकारी मिल जाती है, वहाँ के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। और हम अब पचमढ़ी के जटाशंकर महादेव की यात्रा कर रहे हैं। हमने फूल प्रसाद वगैरह ले लिया है। हमें नहीं पता था कि कितना अंदर तक पैदल जाना है, लेकिन फिर भी हम चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद में दोस्तों हमने दादा को, जी हाँ हमारे साथ में जो थे श्री संतोष कुमार भटौदिया साहब, उनको विश्राम कराया। दर्शन के लिए जब हम जा रहे थे तो यह माता राम 12 साल से ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है यहाँ पर, ऐसा बताया गया। यह सिंह शेर जो कि जंगल का राजा माना जाता है, उसकी प्रतिकृति दिखाई दी और हम आगे की ओर बढ़ते रहे। गाइड के द्वारा हमें बताया गया कि भगवान शंकर का जो वाहक है वो है नंदी। तो उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने मुँह करके एक नंदी बाबा की प्रतिकृति भी दिख रही है आपको।
जी हाँ दोस्तों, पत्थर पे उकेरी गई है ये। इस दुर्गम रास्ते से चलते हुए हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई कि एक आदिवासी, जी हाँ दोस्तों, किशन लाल के द्वारा कुछ प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, जो कि शंकर भगवान, पार्वती माता, जो अभी दिखाई देगी आपको। लेकिन ये जो मूर्ति है यह पूरी नहीं बना सके, ये केवल सिर बना पाए और उसके बाद में आगे नहीं बना पाए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी मूर्तियाँ आनंदीलाल जी ने बनाई हैं। और हम चलते हैं गुफा की ओर। मैं बता दूं जटाशंकर गुफा के बारे में। जटाशंकर महादेव की गुफा विशाल चट्टानों के साथ एक गहरी खाई में स्थित है। जटाशंकर गुफा का पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भगवान शंकर को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव शंकर भस्मासुर के प्रकोप से खुद को छुपाने के लिए यहाँ पर छुपे थे। यह एक खूबसूरत सी चूना पत्थर की गुफा है जिसमें स्टेगलाइट्स और स्टेगलाइमेंट शामिल, जो कि भगवान शिव के उलझे हुए बालों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम जटाशंकर गुफा रखा गया है। इसके अलावा इस प्रसिद्ध मंदिर की छत में एक संरचना है जो कि शेषनाग से मिलती जुलती है। स्टेलेग्माइट्स को प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। यहाँ पर 2 तालाब है पास में, जिसमें एक गर्म पानी रहता है, एक में ठंडा पानी रहता है। उसके बाद में हम चले गए बाइसन लॉज। जी हाँ दोस्तों, पचमढ़ी का केंद्रित बिंदु है बाइसन लॉज। यहीं से आपको टिकट वगैरह सब मिलता है, जिप्सी वगैरह गाड़ी जो आपको करना रहती है वो मिलती है। बाइसन लॉज में एक म्यूज़ियम बना हुआ है जिसमें बिल्कुल संक्षिप्त में पूरा विवरण बताया गया है पचमढ़ी का। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए दोस्तों पांडव गुफा। इन्हीं छोटी पहाड़ी पर 5 प्राचीन गुफाएं बनी हुई है। इन गुफाओं के कारण पचमढ़ी का नाम रखा गया है। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। सबसे साफ सुथरी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी कहा जाता है, जबकि सबसे अंधेरी गुफा भीम कोठरी के नाम से जानी जाती है। पुराने लोगों का मानना है कि इन गुफाओं को 10वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बुद्ध द्वारा बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर पांडव भाइयों ने पत्र लिखा था जिसमें विस्तृत बताया गया था कि वह कहाँ कहाँ भटके थे। पचमढ़ी को 1872 में छावनी के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ से पचमढ़ी का दृश्य काफ़ी लोकप्रिय और प्राकृतिक लगता है। पचमढ़ी के इन 2 प्रमुख स्थानों के अलावा हमने और भी कई स्थान पर भ्रमण किया, जिसके लिए आपको हमारे वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू देखना रहेगा। अगले भाग में आप देखेंगे कि हम जो कि अप्सरा विहार, वी फॉल वगैरह गए थे। बहुत ही मस्ती की, बहुत ही मज़ा आया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।